वेलकम स्टूडेंट्स टू द अनदर क्लास ऑफ एडजेक्टिव। मैं अनुभव तिवारी आपका स्वागत करता हूं ओम गुरुकुल एकेडमी के अंतर्गत। तो बच्चों, आज हम लोग एडजेक्टिव के बारे में एक लेक्चर तो आपने पढ़ ही लिया था। अब हम एडजेक्टिव का दूसरा और अंतिम लेक्चर को भी लेकर के आपके सामने आते हैं। तो चालू करते हैं एडजेक्टिव पार्ट 2 पार्ट सेकंड। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हैंडल किया। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमने कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड भी हैंडल करी। उसी कंपैरेटिव डिग्री में कुछ और बातें हैं जो कि आपको सीखनी चाहिए, तो वो आप देख लीजिए। देखिए, पहली बात जो आप यहाँ पर आप सीखेंगे उसको आप ये समझिए कि प्रेफरेबल और प्रेफर्ड, इन वर्ड्स को लेकर के सीखते हैं। ये बेसिकली वर्ब की तरह से यूज होते हैं, लेकिन चूंकि ये कंपैरिजन के काम आते हैं इसलिए अधिकतर इनको हम एडजेक्टिव में ही पढ़ लेते हैं। तो इनके बाद जो एक बात सीखनी है वो ये सीखनी है कि इनके बाद टू आता है, देन नहीं आता है। इन वर्ड्स के साथ जो प्रीपोजिशन के रूप में वर्ड आना है वो टू है, ना कि देन। तो पहले सिंपल देख लीजिए, जैसे आई प्रेफर कॉफी देन टी, या कहीं कहीं पर देन टी की जगह लिखा होगा ओवर टी। तो आप इजीली गेस कर सकते हैं कि ये दोनों ही सेंटेंस गलत हैं। चाहे मैं बोलूं आई प्रेफर कॉफी देन टी या मैं बोलूं आई प्रेफर कॉफी ओवर टी, तो करेक्शन क्या होगा? आई प्रेफर कॉफी टू टी। तो ये आपका करेक्शन आया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रेफरेबल देन डिसऑनर। अब आप इसमें भी एरर देख सकते हैं कि प्रेफर हो या प्रेफरेबल हो, बाद में जो अपने को प्रीपोजिशन चाहिए वो कौन सी चाहिए बच्चों? टू। तो दैट इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर, ये करेक्ट होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बोथ द शर्ट्स were good, but I preferred the white than the black। अब यहाँ पर क्या है कि आप फिर से देखते हैं, प्रेफर्ड का यूज किया है। प्रेफर, प्रेफरेबल, प्रेफर्ड, किसी का भी यूज हो तो आगे जो प्रेपोजिशन आनी है वो होनी चाहिए टू। तो बोथ द शर्ट्स वर गुड बट आई प्रेफर्ड द व्हाइट टू द ब्लैक। क्लियर? एक दो चीजें इसमें और हैं, उनको भी आप समझिए। देखिए, प्रेफर के साथ अगर वर्ब आनी है, टू आना है, तो यहाँ पे वर्ब का सिस्टम देखिए। ये दोनों ही वर्ब जो टू के पहले और बाद में आती हैं वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि प्रेफर के साथ जो दोनों वर्ब आएंगी टू के पहले और टू के बाद, वो दोनों ही आईएनजी, या तो ये दोनों नाउन होते, और अगर वर्ब आ रही है तो दोनों वर्ब आईएनजी आएंगी। देखिए, जैसे ये सवाल बना, आई प्रेफर रीड टू प्ले। अब देखिए, रीड भी वर्ब है और प्ले भी वर्ब है, तो ये सेंटेंस यहां से गलत हुआ। इसको मैं करेक्ट करूंगा तो आई प्रेफर रीड टू प्ले नहीं, ये गलत हुआ। और करेक्ट क्या होगा? आई प्रेफर रीडिंग टू प्ले।
तो ये पॉइंट भी आप याद कर रखेंगे कि प्रेफर के साथ टू आता है और टू के अगल बगल जो आपकी वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म की वर्ब होनी चाहिए, वो फर्स्ट फॉर्म की वर्ब नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। एक एडवांस स्टेज पर एक चीज देख लीजिए, देखिए प्रेफर हो या प्रेफर्ड हो या प्रेफरेबल हो, इसके पहले मैं मोर का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, मोर या मोर का प्रयोग हम प्रेफर के साथ नहीं करते हैं, और आप अभी सीख चुके हैं कि प्रेफर के बाद टू का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि सपोज करिए मैं क्वेश्चन लेता हूं कि मान लीजिए ये एक बार आया हुआ है सवाल, डेथ इज मोर प्रेफरेबल देन डिसऑनर। डेथ इज मोर प्रेफरेबल देन डिसऑनर। अब यहां पर आप गौर करिए, देखिए अगर ये दोनों एक ही सेक्शन में होते तो कोई फर्क नहीं था, मोर प्रेफरेबल देन, लेकिन एग्जाम में क्या था, यहां पे स्लैश पड़ा हुआ था। अब आप एक ही जगह सही कर सकते हैं, तो यहां पर देन की जगह आपको टू लिख देना चाहिए। मोर प्रेफरेबल या मोर प्रेफर, अगर कोई ऐसी स्टेज है तो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो इसका एक्सप्लेनेशन आपको बुक्स वगैरह मिलता है कि जैसे मैं ये कहूं कि डेथ इज मोर प्रेफरेबल टू डिसऑनर, इसका ये मतलब है लोगों के अनुसार, लोगों के अनुसार यहाँ पे अर्थ होता है। जैसे टी इज मोर प्रेफरेबल टू कॉफी, अगर मैं यहाँ कहूँ ये सेंटेंस सही है तो इसका यहाँ मीनिंग होगा कि ज्यादातर लोग जो हैं वो चाय को कॉफी के ऊपर प्रेफर करते हैं। तो ये सिर्फ एक स्पेशल केस की तरह से आप अपने दिमाग में रखेंगे कि अगर मोर प्रेफरेबल देन है और बीच में दोनों ही अलग अलग सेक्शन में जा रहे हैं तो हम देन की जगह टू कर देंगे, मोर प्रेफरेबल को हम एज इट इज छोड़ देंगे। एक और चीज यहीं पे आप सीख लीजिए कि अगर वुड प्रेफर का इस्तेमाल है तो हम उसके साथ रादर देन का प्रयोग करते हैं। वुड प्रेफर के साथ रादर देन का प्रयोग होता है, प्रेफर के साथ टू आता है और वुड प्रेफर के साथ रादर देन आता है, या कभी कभी सिर्फ देन भी आ जाता है। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में रखेंगे कि प्रेफर हो, प्रेफरेबल हो, प्रेफर्ड हो, इसके साथ आपको टू लगाना है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि अगर वुड प्रेफरेबल के साथ देन है और दोनों अलग अलग सेक्शन में पढ़ रहे हैं तो देन की जगह तो टू कर दीजिए, लेकिन मोर प्रेफरेबल को आप करेक्ट मानिए। लेकिन अगर वहां पर पहले से ही टू है तो मोर प्रेफरेबल से मोर हटा लेना है। और लास्ट वाली बात जो प्रेफर के साथ याद रखनी है कि वुड प्रेफर के साथ रादर देन का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अपने लोगों के लिए एडजेक्टिव्स आते हैं, लैटिन एडजेक्टिव्स हम बोलते हैं। ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो OR या IOR से खत्म होते हैं। इनके बारे में हम लोग जो हैं वो थोड़ा देख लीजिए। जैसे ये वर्ड होता है जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, और भी ऐसे हैं। तो जो IOR से एंड होते हुए एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ दो बात आपको याद रखनी है। पहली है डोंट यूज मोर और मोस्ट बिफोर देम। इनके पहले आपको मोर या मोस्ट नहीं यूज करना है। और जो दूसरी बात आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि यूज preposition to not than। तो जो अपने लैटिन कंपैरेटिव है जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, अल्टीरियर, पोस्टीरियर,
ये सारे जो IOR वाले एंड होने वाले लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं, एक तो इनके पहले मोर या मोस्ट नहीं लगता। देखिए स्पेशल वर्ड्स हैं, जैसे जूनियर कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, लेकिन इसकी कोई पॉजिटिव डिग्री भी नहीं है और इसकी कोई सुपरलेटिव भी नहीं है। उसी तरह से सीनियर की भी और सुपीरियर की भी, या अल्टीरियर या पोस्टीरियर, ये सारे वर्ड कंपैरेटिव के हैं, लेकिन ये एक अजीब तरह के कंपैरेटिव है। ना तो इंग्लिश में इनकी कोई पॉजिटिव डिग्री अवेलेबल है, ना ही कोई सुपरलेटिव डिग्री इनवर्स की अवेलेबल है। तो ये ऑलरेडी कंपैरेटिव के हैं, तो इनके पहले मोर लगाने का कोई मतलब नहीं मिला। जैसे आपने कहा ही इज मोर जूनियर टू मी। अब इसमें एरर क्या है? देखिए जूनियर कैसा वर्ड है? जूनियर कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, और आप डबल कंपैरेटिव, जैसे बेटर है तो मोर बेटर लिखने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं बनता। उसी तरह से मोर जूनियर लिखने का भी कोई मतलब नहीं बनता। तो ही इज जूनियर टू मी, और देन नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। जैसे आप इसी को एक सिंपल सा एग्जांपल दे दें, ही इज सीनियर देन मी, तो यहां पर भी क्या करेंगे? टू कर देंगे। तो ये दोनों बातें हैं, ये छोटे से पॉइंट हैं, लेकिन लगभग सभी तरह के परीक्षाओं में आए हुए हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर को कवर करते हैं, लगभग आप सभी को पता होगा, लेकिन इसको आप ध्यान रखेंगे। दो ही बातें हैं, IOR से जो एडजेक्टिव खत्म हो रहे हैं उनके पहले आपको मोर या मोस्ट नहीं लगाना। मोर क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि मोर लगाएंगे तो डबल कंपैरेटिव हो जाएगा, मोस्ट लगाएंगे तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी, जो कि होती नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, जितने भी इंग्लिश कंपैरेटिव हैं उनके साथ हम देन का यूज करते हैं, लेकिन ये जो लैटिन कंपैरेटिव हैं इनके साथ प्रेपोजिशन के रूप में टू का यूज किया जाता है। तो ये छोटी सी बातें हैं। अब अपन लोग आखिरी बात पे चलते हैं, वो है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। देखिए कुछ हमारे पास एब्सोल्यूट एडजेक्टिव हैं, जैसे यूनिक, चीफ, सुप्रीम। ठीक है, ये एडजेक्टिव जो है, जो कि आप बोलेंगे कि ये एब्सोल्यूट है, फुल, एम्प्टी। तो इन एडजेक्टिव के साथ हमको मोस्ट का प्रयोग नहीं करना है, ये अपने आप में कंप्लीट है, ये डिग्री में नहीं आते। जैसे आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, द ताज इज द मोस्ट यूनिक बिल्डिंग। एरर का आपको अंदाज लग रहा होगा, ठीक है, कि यूनिक के पहले मोस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो द ताज इज अ, पूरा ही आप करेक्ट कर लीजिए, द ताज इज अ यूनिक बिल्डिंग। ठीक है। उसी तरह से मेजर है, माइनर है, जैसे ही मैट with the most major accident। तो अगेन ये द मोस्ट नहीं होगा, ही मेट विद अ मेजर एक्सीडेंट। ठीक है। इसी तरह से जैसे आइडियल वर्ड होता है, जैसे दिस इज द मोस्ट आइडियल टाइम टू स्टडी, दिस इज द मोस्ट आइडियल टाइम टू स्टडी। तो अगेन आइडियल कैसा वर्ड है? आइडियल जो है वो आपका एब्सोल्यूट एडजेक्टिव में आता है, उसके पहले मोस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं होता। दिस इज एन आइडियल टाइम टू स्टडी, ये आपका बनेगा। तो ये लिस्ट आपकी लगभग जो भी बुक होगी सभी बुक में दी रहती हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स मैंने बता दिए हैं, आप उनको रिफर करिए। और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एडजेक्टिव का, इसको याद रखिएगा। चीफ, आइडियल, चीफ के लिए जैसे एग्जाम्पल बनता है, अमेरिका इज ट्राइंग टू बिकम द मोस्ट चीफ ऑफ द वर्ल्ड। तो देयर इज नथिंग लाइक मोस्ट चीफ ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका इज ट्राइंग टू बिकम द चीफ ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, यूनिक, चीफ, सुप्रीम,
फुल, एम्प्टी, आइडियल, आप लिस्ट करेंगे तो एक आध वर्ड और भी आपको इस तरह के मिलेंगे। लास्ट में जो एक ही प्रॉब्लम बस और एडजेक्टिव से आती है और बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है कि अवॉइड डबल कंपैरेटिव, अवॉइड डबल कंपैरेटिव। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज मोर बेटर देन हिज ब्रदर। तो अब आप देख सकते हैं कि बेटर के पहले मोर लगाने का कोई मतलब नहीं बना। सिंपली बोलिए कि ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, या आप इसकी वर्ड यूज कर सकते हैं मच बेटर, ही इज मच बेटर देन हिज ब्रदर। तो यहां से ये एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव डिग्री की प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी कंप्लीट होती हैं। अब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम सुपरलेटिव डिग्री की नहीं है, एक ही दो बात पॉइंट्स हैं, उनको आप देख लीजिए। तो सुपरलेटिव डिग्री के ऊपर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि वी यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, वी यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, ये एक कॉमन सी बात है। और एक अगर और बात करें तो आप देख लीजिए, देखिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं पहले। देखिए पॉजिटिव डिग्री के पहले जो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं उनको अगर आप इंटेंसिफाई करना चाहें तो इनके पहले हम वेरी लगाते हैं, जैसे वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। जो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं उनके पहले हम मच लगाते हैं या फार लगाते हैं, मच बेटर या फार बेटर। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के पहले हम वेरी लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के पहले हम मच या फार लगाते हैं। इसमें लास्ट बात आप ये समझ लीजिए कि सुपरलेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव्स हैं उनके पहले हम बाई फार लगाते हैं। ये बात कभी कभी आपको FIB में यानी फिलिंग द ब्लैंक्स में हेल्प कर जाती है, या क्लोज टेस्ट में जब आप फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे होते हैं तब भी आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि बाई फार अगर लगा है तो आगे जो डिग्री आएगी, एडजेक्टिव आएगा, वो सुपरलेटिव डिग्री का आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा शी इज बाई फार डैश ब्यूटीफुल गर्ल I have ever seen। अब इसमें मैं ऑप्शन लेता हूं। मान लीजिए पहला ऑप्शन है वेरी, दूसरे में मान लीजिए मैंने लिखा ए मच, तीसरे में लिखा द मोस्ट, और भी कोई एक ऑप्शन है। तो यहां से आपकी बात समझ में आ गई। जैसे आपको ये रूल याद रहा कि भाई बाई फार लगा है तो आगे जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन तुरंत ही हमें अंदाज लग गया कि कौन सा होगा। शी इज बाई फार द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर सीन। ये जो है वो सिचुएशन आपकी बनेगी। तो यहां से आपने सुपरलेटिव डिग्री के भी प्रॉब्लम्स को आपने एनालाइज किया। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं स्पेशल एडजेक्टिव्स। इनसे प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, इनको हम एक एक करके एड्रेस करते हैं। पहली बात जो इसमें हम लोग करेंगे वो करेंगे ईच वर्सेस एवरी।
कई ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं जहां ईच और एवरी जो है आपस में इंटरचेंजेबल हो, जैसे वी हैव फैन या आई हैव फैन इन ईच रूम या इन एवरी रूम। तो यहां पर ईच और एवरी जो है वो कोई भी आप लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आई हैव ए फैन इन ईच रूम या आई हैव ए फैन इन एवरी रूम। ठीक है, तो फिर गलती कहां पे या डिफरेंस कहां पर पैदा होता है? देखिए, एक तो ये कहा जाता है या बुक्स में लिखा है कि अगर नंबर लिमिटेड है, ईच इज बेटर यूज्ड फॉर लिमिटेड नंबर। ठीक है, जैसे आप एग्जाम का पेपर उठाते हैं तो वहां पर एक लिखा रहता है सेंटेंस कि ईच क्वेश्चन इज कंपल्सरी। अब देखिए, एग्जाम पेपर के अंदर कितने सवाल होते हैं? 7-8, या अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, कंपटीशन का पेपर है तो 50-60, लेकिन एक डेफिनेट नंबर होता है और लिमिटेड नंबर होता है। तो ईच इज सुटेबल फॉर लिमिटेड नंबर, और एवरी जो है वो लार्ज नंबर को अगर आप देखें तो ज्यादा बेटर है। जैसे आप सेंटेंस देखिए, एवरी सेंटेंस हैज अ वर्ब। अब देखिए, हाउ मेनी सेंटेंसेस आर इन द वर्ड? दे आर मिलियन, ट्रिलियंस, असंख्य वाक्य हैं। तो जब संख्या बहुत बड़ी हो रही है तो क्या सेंटेंस बोलेंगे? यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ईच सेंटेंस हैज अ वर्ब। ये सेंटेंस बनेगा एवरी सेंटेंस हैज अ वर्ब। लेकिन जब आप एक पेपर उठाते हैं तो वहां पर क्या होगा? ईच क्वेश्चन इज कंपल्सरी। तो ये एक डिफरेंस है। एक और बेसिक डिफरेंस बहुत आपको ध्यान रखना है कि अगर ये मीनिंग आए दोनों में से प्रत्येक, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिएगा, दोनों में से प्रत्येक, अगर ये मीनिंग आता है तो ईच जो है वो यूज होता है। ये एक स्पेशली आप यूज करिएगा, ईच का एक स्पेशल यूज है। अगर मीनिंग आपका है दोनों में से प्रत्येक, इसका एक सेंटेंस देखिए, इन क्रिकेट ईच टीम has 11 players। तो क्या मीनिंग है? क्रिकेट में दोनों टीम में, हर एक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये एक स्पेशल यूज है ईच का। ठीक है, एक इसमें और अगर आप सीखना चाहें तो ये बात देखिए, ईच ऑफ जो है ये एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन है। ईच ऑफ जो है ये करेक्ट एक्सप्रेशन है। आप लिखते हैं ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ईच ऑफ सही होता है। लेकिन हमारे पास एवरी ऑफ जो है ये कोई एक्सप्रेशन नहीं है। अगर एवरी ऑफ है तो इसको आप करेक्ट करके क्या लिखेंगे, ये ध्यान कर लीजिए। प्रोनाउन में भी ये प्रॉब्लम आती है कि एवरी ऑफ इज नो एक्सप्रेशन इन इंग्लिश, द करेक्ट एक्सप्रेशन इज एवरी वन ऑफ। तो इस चीज को आप यूज कर ली, ये चीज समझ लीजिएगा। पहले तो ईच ऑफ करेक्ट इंग्लिश होती है, ठीक है, लेकिन एवरी ऑफ कोई एक्सप्रेशन नहीं है। जब भी ये लिखा अगर आ जाए एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन ए प्राइज या एनीथिंग लाइक दैट, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए कि एवरी ऑफ कुछ नहीं होता। उसको कैसे करेक्ट करेंगे? एवरी वन ऑफ से आप करेक्ट करेंगे। तो ये पहली बात थी, ईच और एवरी। आगे बात समझते हैं, either वर्सेस एनी। ठीक है, आइदर और एनी के बीच में डिफरेंस भी आप समझ लीजिए। देखिए, आइदर का मतलब है दो में से कोई एक। आइदर का क्या मतलब हुआ? दो में से कोई एक। और एनी का मतलब है उनमें से कोई एक, जहां पे संख्या ऑब्वियसली 3 या 3 से ज्यादा होगी। एग्जाम्पल देखते हैं तो मैं देखता हूं, जैसे there are 2 books
you may take either। अब यहां मीनिंग भी समझिए, यहां पर दो किताबें हैं, आप उनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। तो आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक। एनी को अगर हम इसी तरह से करें तो 3 या 3 से ज्यादा हैं। जैसे ही शोड मी 3 books and asked me to take any। अब यहां पर कोई आइदर का प्रयोग नहीं होगा। 3 किताबें दिखाई और मुझसे बोला कि उनमें से कोई भी एक ले लीजिए। एनी का मतलब 2 यहां नहीं लेगा। 3 या 4 में से अगर आपने कहा कि यू मे टेक एनी, मीन्स यू मे टेक एनी वन, कोई भी एक आप ले सकते हैं। तो ये आइदर और एनी के बीच में डिफरेंस आपने पढ़ा। अगला देखते हैं, नाइदर वर्सेस नन। तो जैसे आइदर और एनी में डिफरेंस था, उसी तरह से नाइदर और नन में डिफरेंस है। नाइदर का मतलब है 2 में से कोई नहीं, 2 में से कोई नहीं। और नन का मतलब है उनमें से कोई नहीं, जहां पर संख्या कम से कम 3 की होगी। जैसे एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, ही शोड मी, या ये लिखते हैं ही हैड 2 bikes but he gave me neither। तो उसके पास 2 बाइक्स थी, लेकिन उसमें से कोई भी उसने मुझे नहीं दी। यहां पर अगर 3 हो जाए तो नन है। जैसे ही शोड मी 3 books but I took none। तो उसने मुझे 3 किताबें दिखाई, लेकिन मैंने उनमें से कोई किताब नहीं सेलेक्ट की, कोई किताब नहीं ली। तो 3 की संख्या है तो 4 की संख्या है तो, और आप मीनिंग लेना चाहते हैं उनमें से कोई नहीं, तो आप नन लगाइए। अगर 2 की संख्या है और आप कहना चाहते हैं उनमें से कोई नहीं, तो आप नाइदर लगाइए। अगर 2 की संख्या है और आप कहते हैं उनमें से कोई एक, तो आप आइदर का इस्तेमाल करिए। अगर 3 या 3 में से ज्यादा की संख्या है और आप कहना चाहते हैं उनमें से कोई एक, तो आप एनी का प्रयोग करेंगे। ये आपके डिफरेंस हुए आइदर, एनी, नाइदर और नन में। अगला डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेटर वर्सेस LATTER, लेटर। दोनों ही एक जैसे होमोफोन्स हैं, सेम वे में हम प्रोनाउंस करते हैं। LATER वर्सेस LATTER। देखिए ये जो LATER लेटर है, ये जो है लेट इन टाइम, लेट इन टाइम, ठीक है। और ये जो LATTER लेटर है, ये यूज होता है सेकंड इन पोजीशन। और ये वर्ड जो है अपोजिट है फॉर्मर का। फॉर्मर का मतलब है 2 में से पहले वाला, और लेटर LATTER लेटर का मतलब है 2 में से दूसरा। बात समझ गए? फॉर्मर का मतलब है 2 में से पहले वाला, और लेटर का मतलब है 2 में से दूसरा। पहले इसको देखते हैं। जैसे यू केम later than usual, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे कहते हैं कि आप समय अपने यूजुअल समय से देर से आए हैं, तो स्पेलिंग जो है वो गलत है, जो वर्ड यूज किया गया वो गलत है, ये गलत है। और इसकी जगह होगा LATER लेटर। You came later than usual. It should not be LATTER later.
ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे द बॉस इज बैडली एनॉयड with you because you often come later ये उतना अच्छा बना नहीं, लेकिन यहाँ पर लेट आ जाएगा और उसकी एक कंपैरेटिव डिग्री लेटर है। हालांकि यहाँ पर अगर मैं देन डाल करके इसको बनाऊं तो बन जाएगा एग्जाम्पल, मान लीजिए यही बना दें यहाँ पे कि लेटर देन यूजुअल। अगर हमने कंपैरेटिव डिग्री की तरह से इसको बनाने का प्रयास किया, चलिए मीनिंगफुल बन गया सेंटेंस। तो यहाँ पर भी वही एरर है कि अगर आप देन लगा रहे हैं तो इट शुड नॉट बी LATTER, इट शुड बी LATER लेटर। तो ये पहली बात आपने सीखी कि कब हम LATER लेटर की जगह LATTER लेटर से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। उसकी कुछ अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है, उनको देखिएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, बोथ द शर्ट्स वर गुड but I liked the later। अब यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सही यूज हुआ, दोनों ही शर्ट्स अच्छी थी लेकिन मुझे दूसरी वाली पसंद आई, तो दो में से दूसरा जो होगा उसके लिए LATTER लेटर आना चाहिए और वही आया है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं LATER लेटर करूंगा तो ये गलत हो जाएगा एग्जामिनर में। यहाँ पर एग्जाम में यहाँ पर LATER लेटर होगा, तो आपको समझना है कि LATER लेटर लेट इन टाइम के लिए आ रहा है, LATTER लेटर जो है वो सेकंड इन पोजीशन के लिए आ रहा है। फॉर्मल लेटर को भी आप यहीं पे समझ लीजिए। जैसे बोथ नेहरू एंड गांधी वर ग्रेट लीडर्स, the former became the first PM of India। तो दो है, तो दो में से जो पहला है उसके लिए जो यूज किया गया है वो फॉर्मर का यूज किया गया है। दो थे और दो में से जो पहला नेहरू जी हैं उनके लिए ही आपने यूज किया है एक्सप्रेशन द फॉर्मर। अगर ये तीन हो जाए तो ये बेटो फर्स्ट हो जाएगा। मैं इसको भी ये क्लियर कर देता हूं, एग्जाम्पल से आप क्लियर करिए। जैसे मैंने कहा नेहरू, पटेल एंड गांधी वर ग्रेट लीडर्स। बट अब यहां पे द फॉर्मर का यूज नहीं करेंगे। द फॉर्मर में दो में जो पहला है उसी के लिए यूज होगा। यहां तीन या तीन से ज्यादा में जो पहला है उसके लिए क्या यूज करेंगे? द फर्स्ट became the Prime Minister of India। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूं। वर्ड फॉर्मर, FORMER फॉर्मर और LATTER लेटर, ये पहला और दूसरा में बात होती है जब संख्या दो की कंफर्म्ड हो।
ठीक है। अच्छा, एक बात और भी याद रखिएगा कि फॉर्मर और लेटर को आप जब भी यूज करते हैं तो इनको आर्टिकल दा के साथ यूज करते हैं। आपको अपनी 9th की एक पोयम भी याद होगी, द स्क्वायरल हैड ए क्वारल करके थी, और उसमें एक लाइन आई थी, बट द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग। याद आया? द स्क्वायरल, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग। तो वही बात है कि जब दो की बात है तो दो में जो पहला वाला है वो फॉर्मर होगा, दो में जो दूसरा है उसको आप लेटर बोलेंगे। 3 या 3 से ज्यादा हो तो जो पहला है वो फर्स्ट है, जो आखिरी है वो लास्ट है, और बीच में सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके आपको लिखना पड़ेगा। तो ये बात आपको यहां से क्लियर हुई। अगली बात पर चलते हैं। देखिए, अब ये डिफरेंस देखिए, लिटिल, आ लिटिल, और इसी के साथ आप देखिएगा फ्यू और अ फ्यू। देखिए, इनको आप दो तरह से इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं। एक तो पहले बात है, लिटिल या फ्यू का मतलब बहुत कम या ना के बराबर। लिटिल हो या फ्यू हो, जैसा भी आप यूज करते हैं, इसका मतलब है बहुत कम या ना के बराबर। इसमें जो मेन बात है वो ये आती है कि जब आप सेकंड क्लॉज में रिजल्ट देखेंगे तो यू विल गेट ए निगेटिव रिजल्ट। व्हाट यू विल गेट? अ निगेटिव रिजल्ट। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे I had little milk at home, घर पे बहुत कम ही दूध था, so I could not offer tea to the guest। तो देखिए, निगेटिव रिजल्ट है। आई हैड लिटिल मिल्क एट होम सो आई कुड नॉट ऑफर टी एट होम, तो आगे कोई अफर्मेटिव रिजल्ट नहीं आया। अगर इसी को कहें, मैं एग्जांपल देखता हूं, आई हैड अ लिटिल मिल्क एट होम and I offered half a cup tea to the guests। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं बड़े अच्छे से कि लिटिल मिल्क वॉज देयर एंड निगेटिव रिजल्ट है, जो टी कुड नॉट बी ऑफर्ड, ना के बराबर दूध था और कोई भी चाय जो है उनको मैं नहीं पिला पाया। थोड़ा सा मेरे पास दूध था, अ लिटिल या अ फ्यू जो है वो थोड़ा सा समथिंग, और ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो मैंने, चलिए ठीक है, उतना सफिशिएंट नहीं था कि मैं सबको एक एक कप चाय पिलाता, लेकिन कम से कम इतना तो दूध था ही कि आधा आधा कप चाय सबको पिलाई गई। तो लिटिल का रिजल्ट निगेटिव होता है और अ लिटिल का पॉजिटिव होता है। कभी कभी आपको मीनिंग से भी समझ में आएगा, जैसे लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अब देखिए, ये सही है या अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग? इन दोनों सेंटेंसेस को हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर किसी को कुछ नहीं आता तो कोई खतरे की भी बात नहीं है।
वो अपने कैरियर को बहुत अच्छे से बना लेते हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। अच्छे से बना लेते हैं मतलब बहुत जल्दी जो भी उनको किसको जो भी काम करना है अपना वो उसमें सेटल हो जाता है। लेकिन वो स्टूडेंट जिनको थोड़ा बहुत आता है, मैं कह रहा हूँ पढ़ाई में 50, 55, 60% आते हैं, उनके लिए करियर बनाना तकलीफ हो जाती है। क्योंकि आमतौर पे आप कंपटीशन देखें तो कंपटीशन में हमेशा आपके सामने वो बच्चे आ जाते हैं जो 90% को रेंज करते हैं, 80% को रेंज करते हैं, आप उनको हरा नहीं पाते हैं। तो थोड़ा ज्ञान जो है वो बहुत खतरनाक होता है। और ये एक वैसे एक प्रोवर्ब भी है, हु विल डिसाइड इफ द डॉक्टर्स डिसएग्री, अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो ये सेंटेंस आई हुआ। तो कई बार आपको मीनिंग से भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप सेकेंड क्लॉज के अर्थ को भी देख लीजिए, लिटिल है या अ लिटिल है तो इसका मतलब है बहुत कम या ना के बराबर, ठीक है। अ लिटिल है या अ फ्यू है तो इसका मतलब होगा कुछ, सम। और एक अगर दो पार्ट में सेंटेंस है तो हमेशा दूसरे पार्ट का रिजल्ट पे आप फोकस करिए। अगर आपको अफर्मेटिव रिजल्ट मिलता है तो आप अ लिटिल या अ फ्यू को रखिए, अगर आपको निगेटिव रिजल्ट मिलता है तो आप खाली लिटिल या फ्यू को लिखें। अच्छा, लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आप यूज करते हैं और फ्यू के बाद आप प्लूरल नाउन यूज करते हैं। ये बात भी आप ध्यान रख लीजिए कि फ्यू के बाद जो है वो अपना नाम जो होता है, वो जो नाउन होता है वो नाउन कैसा रहता है, प्लूरल रहता है। और लिटिल के बाद जो है हम अनकाउंटेबल नाउन को यूज करते हैं, यूएनएस अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आता है, लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, या कह लीजिए मात्रा होती है, फ्यू के बाद नंबर्स होते हैं। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है फ्यू और लिटिल। अब हम लोग देखते हैं अ फ्यू और अ लिटिल में अंतर, सॉरी द फ्यू और द लिटिल, ठीक है। बेसिक इसका मीनिंग है सम बट ऑल, थोड़ा लेकिन पूरा का पूरा। अब ये डिपेंड है कि नंबर्स के लिए आप जा रहे हैं तो आप द फ्यू पे जाएंगे, अगर आप मात्रा की तरफ जा रहे हैं तो आप द लिटिल पर जाएंगे। जैसे आई गेव द बेगर द फ्यू कॉइन्स आई हैड। तो जो थोड़े बहुत सिक्के थे मेरे पास 2-4 रुपए के, वो उठा करके सब मैंने भिखारी को दे दिए। तो आई गेव द बेगर द फ्यू कॉइन्स आई हैड, तो द फ्यू कॉइन्स आई हैड, ये जो रिपीटिशन होता है ये ज्यादा था। जैसे शी गेव द बेगर द लिटिल फ्लावर शी हैड, इस तरह से। जैसे द फ्यू वर्ड्स यू स्पोक वर वेरी ऑफेंसिव, तो इस तरह से आप देखिएगा कि जब भी आपको द लिटिल या द फ्यू का यूज करना है तो उसके बाद में दो वर्ड्स आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिलेंगे जो उसको वापस एम्फेसिस करते हैं। और अगर आप मीनिंग देखें तो कुछ लेकिन सब है। जैसे द फ्यू वर्ड्स यू स्पोक वर वेरी ऑफेंसिव, तो जो 2-4 बातें आपने बोली वो बहुत हर्टिंग थी, वो बड़ी गलत थी, उस तरह से है। जो 2-4 सिक्के मेरे पास थे वो मैंने सब भिखारी को दे दिए। या आप बोले द फ्यू सॉन्ग्स दैट मुकेश संग बिकेम वेरी पॉपुलर, तो जो थोड़े बहुत गाने मुकेश ने गाए वो सब बहुत प्रसिद्ध हुए। तो ये देख लीजिएगा, ये जो क्लॉज का रिपीटिशन होता है, आई हैड, शी सेड, ही स्पोक, इस तरह से जो दो वर्ड की ये जो क्लॉज क्रिएट होती है वो अधिकतर इंडिकेट करती है कि आपको द फ्यू या द लिटिल का यूज करना है। लास्ट में एक और देख लीजिए, ओल्डर वर्सेस एल्डर, ओल्डर वर्सेस एल्डर, इसको भी आप देख लीजिए। तो ये बड़ा सिंपल सा है। देखिए दोनों ही वर्ड जो है वो ओल्ड की पॉजिटिव डिग्री है, ओल्ड ओल्डर एल्डेस्ट, ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट, ठीक है। ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट। बस इतना से याद रखिएगा कि जो एल्डर है ये वर्ड आपके ब्लड रिलेशन में आता है।
और ओल्डर एक वाइड रेंज का वर्ड है, जो कहीं पर भी उम्र में ज्यादा है तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपने वो एल्डर के लिए लिखा तो माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, ये भी याद रखिएगा। एल्डर के साथ टू आता है, ठीक है। ओल्डर के साथ देन आता है, तो माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, माई सिस्टर इज एल्डर टू मी। इस तरह से आप ब्लड रिलेशन में जो है आप यूज करते हैं। ओल्डर जो है वो कहीं पर भी कोई चीज है, नॉन लिविंग है, एनिमल्स हैं, कहीं पर भी आप ज्यादा बड़ा बताना चाहते हैं तो आप ओल्डर का यूज कर सकते हैं। जैसे माई हाउस इज ओल्डर देन योर्स। तो एक तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा, ओल्डर के साथ देन आता है, एल्डर के साथ टू आता है, ठीक है। एल्डर सगे भाई बहनों के लिए ही ज्यादातर यूज करते हैं, और ओल्डर जो है वो कहीं पर भी एनिमल्स में, लाइफलेस थिंग्स में, कहीं पर भी ओल्डर या ओल्डेस्ट का प्रयोग हो सकता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग वापस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें और चीजें आपको क्लियर होंगी। अपने किसी भी तरह के सुझाव है तो वो हमारे चैनल पे दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।